दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टाइम्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन करना है, अपील करनी है, गुजारिश करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे बड़े काम की होती है। हम उसको बड़े गौर से पढ़ते हैं और गंभीरतापूर्वक उस पर मनन भी करते हैं और उससे जो है हमें आगे का अपने वीडियो को और अधिक बेहतर बनाने में और मदद में हमें जो है काफ़ी मदद मिलती है। तो ये आप जरूर करें। लोकसभा चुनाव की बेला शुरू हो गई है। अब यह है कि कहा यह जा रहा है कि 15 मार्च तक आचार संहिता लागू हो जाएगी और अप्रैल के अंत तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो अब कोई वक्त नहीं रह गया है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। सहयोगी दलों ने, जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उन्होंने इस बात पे असंतोष भी जाहिर किया था और उनका असंतोष वाजिब था कि क्योंकि जब एंड टाइम पर सबसे पहले तो ये होना चाहिए इस मौके पर, जब युद्ध की धुंधली बस्ती दिखाई दे रही तो ये होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी पहले सीटों के तालमेल की, जो दूसरे गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल है उनके साथ में सीटों के तालमेल की बात पूरी कर लेते और इसके बाद में फिर जो है संयुक्त सभाएं शुरू होती सभी दलों की। उसका एक अच्छा संदेश जाता और वो फिर और जो मोदी जो जंग की रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे, बहुत ही द्रुत रणनीतियों का, बहुत ही मारक रणनीतियों का, उनकी तत्काल ही वो काट करने की वे भी मोदी जैसी प्रतिपन्न मति दिखाते। तो मोदी जिस कटिबद्धता के साथ में चुनावी मैदान मारने के लिए काम करते हैं, वैसी कटिबद्धता जो है राहुल गांधी, जिनके ऊपर मुख्य जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ा दल होने के नाते, वो वैसी कटिबद्धता दिखाने में उनसे उनकी तुलना में युवा होने के बावजूद मोदी के वो चूक रहे। मोदी इस मामले में ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे और उनसे वो तो एक तरह से ये उनका जो ऐसे मौके पर बहुत ही बेमौके का उनका ये फैसला रहा, बहुत ही असंगत ये फैसला रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल जाने का। और उधर मोदी जो है चौके और छक्के जड़े जा रहे। पहले उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया और उसके जरिए उनको एक आधार प्रदान किया, एक वजह प्रदान की कि वो अपना तमाम सारा शील संकोच त्याग के और फिर जो है भारतीय जनता पार्टी में की गोदी में आके गिर सके। नीतीश कुमार, जिनके अंदर संघर्ष भावना नहीं है, वो त्याग तो दिखा चुके। एक बार जो है अपने मुख्यमंत्री पद छोड़ के और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनवा दिया था। फिर जीतन राम मांझी बहक गए थे, ये बात भी सही है, और वो उनको बेइज्जत करने का, उनको अपमानित करने का काम करने लगे थे। और जो समय शरद यादव जिंदा थे, वो जो है उनको जीतन राम मांझी को शह देने का काम कर रहे थे। तो इसलिए जब उन्होंने फिर जीतन राम मोदी को बाहर करके मुख्यमंत्री पद से के नीचे उतार के और फिर मुख्यमंत्री पद संभाल लिया, तो तब तक तो लोग ये मान रहे थे कि चलिए ठीक है, उनके सामने जीतन राम मोदी ने जो कि बहुत कृतज्ञता का परिचय दे रहे थे, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा और उनकी गलती नहीं मान रहे थे। उनके साथ ही लोगों की सहानुभूति थी। लेकिन अब जबकि फिर उससे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठजोड़ किया था और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए बड़ी बड़ी बातें कहना शुरू की थी और भारतीय जनता पार्टी को उसकी सांप्रदायिक और बड़ व्यवस्थावादी नीतियों के लिए वो लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और उन्होंने ही इंडिया गठबंधन में के माध्यम से सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के थे, सबको एक मंच पर खड़ा करने का काम किया था। वो नीतीश कुमार फिर जो है, जब उन पर ये दबाव पड़ा कि वो
अब अपने वायदे के मुताबिक तेजस्वी के लिए बहुत जल्दी तेजस्वी के हाथ में सत्ता सौंप दें और राष्ट्रीय भूमिका निभाएं, तो नीतीश कुमार के अंदर फिर एक सत्ता मोह जाग गया। उन्हें ये जो है स्वीकार नहीं हुआ मुख्यमंत्री पद से का छोड़ना, उन्हें लग रहा, और ये भी जब तब और जो ज्यादा वो जो है उसके ये पद बनाए रखने की लड़ाई हो गई, जब उन्हें ये लगा कि क्या राष्ट्रीय भूमिका निभाएं, जब 3 राज्यों के 3 हिंदी पट्टी के जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें से जब 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हुई, तब उन्हें लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में जाने वाली नहीं है। तो अब फिर वो उन्हें लगा कि संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष के लिए वो इतने दिनों तक सत्ता में रहते हुए इतने ज्यादा सुविधा हो चुकी कि संघर्ष के नाम से लगता है कि उन्हें डर लग गया, और उन्होंने जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, उनसे जैसे ही उनको आड़ मिली, उस आड़ से उन्होंने जो है अपना शील संकोच का परित्याग करके और फिर भारतीय जनता पार्टी शरणम गच्छामि हो गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी के साथ रहकर भी वो कितने दिन तक उन्हें सत्ता सुख मिल पाएगा, कितने दिन नसीब हो पाएगा, ये एक अलग बात होगी, इस पर सोचना। लेकिन वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास में आ गए हैं। और तेजस्वी यादव जो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का इस लोकसभा चुनाव के बाद वजूद ही खत्म हो जाएगा, ये केवल एक जो है एक नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, एक ये नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी यादव केवल इसमें कुंठा देखी जाए। इसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता भी है कि वो नीतीश कुमार अब अप्रासंगिक हो गए। भारतीय जनता पार्टी को बड़े ही इससे ताकत मिल जाए और बिहार में जो उसकी बुरी गत होने वाली थी वो बुरी गत ना हो, उसको बिहार में फिर एक बड़ी कामयाबी मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार का ह्रास जरूर होगा। नीतीश कुमार के ये जो पाला बदल को, ये पलटू राम वाली उनकी जो वो थी तरीका था, इसको लोगों ने पसंद नहीं किया, बिहार के लोगों ने। तो नीतीश कुमार के भविष्य में तो लगता है कि उनका दी एंड होने वाला। खैर, हम नीतीश कुमार के बारे में आज चर्चा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का के लिए समय मैदान बड़ा साफ है। बहुमत में तो उनके कोई समस्या है ही नहीं, और 2 बार जो है नरेंद्र मोदी सत्ता दो अपनी 2 कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं और तीसरे कार्यकाल उनकी बारी पर प्रतीक्षा कर रहा है। तो इस मौके पर जो एक आत्मविश्वास एक उनका होना चाहिए, एक बड़ा रिकॉर्ड वो बनाने के लिए अब जा रहे हैं। तो अब ये रिकॉर्ड भी लगभग उनका बन ही जाएगा, ये रिकॉर्ड भी वो बना ही लेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं कर सकता। और फिर अब चाहे उसमें 400 सीटें मिले और चाहे वो जो है, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में, एक ऐसी सरकार चलाने के रूप में उनकी आकांक्षा होनी चाहिए जो है जिसके लिए उनको जिस सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक परंपराएं सर्वाधिक मजबूत करने के रूप में याद किया जा सके। और एक अगर भारत का लोकतंत्र दीर्घ जीवी अगर होता है तो उसमें उनके इस तरह के योगदान पर जो है दशकों तक चर्चा होती रह सके। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि बजाय आत्मविश्वास के परिचय देने की, बजाय उस बड़प्पन का बोध करने की, मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस कुटिलता के साथ में काम कर रहे हैं, वो हो सकता है कि कई बातों में देश के लिए बड़ी फायदेमंद हो, लेकिन देश की लोकतंत्र को समृद्ध करने वाली कोई बात नहीं हो सकती। जब वो इतनी बढ़त ले चुके हैं तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि वो जो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था को इस तरीके से वो व्यवस्था बनाने की कोशिश करते कि उसमें वो एक मनमाने ढंग से मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कर सके। अरे, मुख्य चुनाव आयोग में भी उनका कोई, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश भी बने रहते तो क्यों कोई इनके विरोधी अधिकारी तो मुख्य चुनाव आयोग नियुक्त हो ही नहीं सकता था। वो तो फिर भी मुख्य चुनाव आयोग के कायदे का ही अधिकारी
होता और जब उन्हें बढ़त मिलने वाली है तो वो कितना भी निष्पक्ष अधिकारी नियुक्त हो जाता, तब भी जब बढ़त मिलने की पूरी दिखाई दे रहे हैं लोग उनके साथ में, तो उनको तो बढ़त मिल ही जाती। फिर उनके अंदर इतनी लोलुपता क्यों है कि उन्होंने एक तरह से ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक बड़ा आघात पहुंचाने का काम किया, एक बड़ी स्वेच्छाचारिता के साथ में, जिसमें एक उनका कैबिनेट मंत्री है, उस कमेटी में एक जो है वो खुद हैं, तो अब और इसके अलावा फिर नेता प्रतिपक्ष रह जाएगा। तब जब कोई मुख्य चुनाव वो जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जैसा कोई और निष्पक्ष पर्यवेक्षक नहीं है और पूरा बहुमत भी है, तो हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष भी उसमें शामिल नहीं होंगे उस चुनाव में और वो खुद ही चुनाव करा ले जाएंगे। तो ये तो मनमाने पर की पराकाष्ठा है। इससे तो लोकतंत्र की सार्थकता क्या रहने वाली है? इससे तो जो उनका एक उज्जवल रिकॉर्ड बनना चाहिए था, वो उज्जवल रिकॉर्ड बनने की बजाय उनका तो ये उनका तो कार्यकाल और मतलब इस बात के लिए ऐसे फैसलों के लिए दागदार होगा। इसी तरीके से उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाएं उन्होंने और भी कई मामलों में जो है आघात पहुंचाने का काम किया। अब दिल्ली एक पूर्ण राज्य का उसको दर्जा भी नहीं है, उसकी सरकार के लिए उन्होंने जो है उसकी वहां चूंकि आम आदमी पार्टी की बार बार सरकार चुन रही है, लोकतांत्रिक तरीके से उस सरकार को वो सत्ता में आने से रोक नहीं पा रहे, तो उन्होंने उसको बिल्कुल पंगु बनाने का फैसला करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गृह विभाग की नियुक्तियां, पुलिस की नियुक्तियां छोड़ के और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को छोड़ के बाकी अधिकारियों की रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग में वो तो चुने हुए मुख्यमंत्री को ही अधिकार है। तो उन्होंने सुप्रीम संसद में कानून लाके इस चीज को बदलने का काम किया। ये भी लोकतंत्र को समृद्ध करने वाला काम नहीं था, ये भी से लोकतंत्र को एक आघात पहुंचाने वाला काम था। और ऐसे मौके पर एक नगर निगम में उनका मेयर चुना जाए या न चुना जाए, लेकिन अगर उन्होंने जिस ढंग से मेयर जो है चंडीगढ़ में चुनवाने के लिए जैसी धांधली करवाई, वो आश्चर्यजनक है कि वो लोकतंत्र को कोई मान्यता देते भी कि नहीं देते, कि केवल नाम के लिए भी लोकतंत्र, केवल नाम के लिए लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा तो लोकतंत्र पाकिस्तान में भी है, ऐसा तो लोकतंत्र जहां बांग्लादेश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इतने आरोप लग रही, तो लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र तो उनमें भी है, नाम का लोकतंत्र है। ऐसा तो तमाम सारे जो तानाशाह मुल्क है उनमें भी ऐसा लोकतंत्र है। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र माने क्या होता है, और ऐसा भी जबकि आपकी सत्ता के लिए सत्ता के लिए कोई खतरा नजर ना आ रहा हो, फिर भी मतलब आप इस ढंग का दिखाई दे रहे। आपने संसद में जो है एक भाषण दिया, जब आपके अंदर एक बड़प्पन का एहसास होना चाहिए, जब आप बढ़त लिए हुए हैं, आपको कोई खतरा नहीं अगले चुनाव में भी, तो आपको वो बहुत ही गरिमापूर्ण भाषण करना चाहिए। लेकिन वहां पे भी आपने एक राजनीतिक चालबाजी का परिचय दिया, वहां पे भी उन्होंने जो है आपने वो जो निशाने साधे परिवार और बार बात को लेके, उसमें आपने सारी अन्य क्षेत्रीय जो दल थे उन सबको छोड़ दिया, केवल कांग्रेस को निशाने पर रखा, और उसमें आपने आधे अधूरे सच्चाइयों को बयान किया, उसमें संदर्भ से बातें तोड़ के, इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। जैसे आपने ये ठहराया कि नहीं, नेहरू तो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के विरोधी थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आरक्षण मिल गया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री तो नेहरू थे। नेहरू और अम्बेडकर के नेहरू प्रगतिशील विचारों के थे, इसलिए जो कांग्रेस में एक मजबूत अनुदारवादी तबका था, उसके साथ में नेहरू को संघर्ष करना पड़ रहा था, और वो जो है अम्बेडकर के तो विचारों के साथ में मिलके चलना चाहते थे। लेकिन वो तो उन्होंने बात पृष्ठ कर दी, पूरे अकेले नेहरू को उन्होंने दोषी ठहराया, और एक प्रगतिशील नेता को उन्होंने एक अनुदारवादी नेता साबित करने की कोशिश कर डाली। जबकि हम देखते कि जो शारदा मैरिज एक्ट के जिस मामले में उनको जो है जो उस विधेयक को पारित न कराने से जब खिन्न होकर उन्होंने उनके मंत्रिमंडल में से इस्तीफा दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी सहानुभूति, नेहरू इनके
पक्षधर थे, लेकिन नेहरू की चल नहीं पाई थी। तो पूरे इतिहास को सामने लाने का काम कर दीजिए। नेहरू तो कदम कदम पे डॉक्टर अम्बेडकर को के साथ सहानुभूति जताते रहे, और वो ही डॉक्टर अम्बेडकर को इसलिए तो मंत्रिमंडल में वो लेके आए थे। विरोध तो उनका सरदार पटेल करते थे, लेकिन आपने कमाल कर दिया, आपने पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर डाला। ऐसी परिवारवाद तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन मनमोहन सिंह के समय पे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने, और अब वो संघर्ष करके अपने आप को साबित करके लोगों के बीच में, वो लोगों की स्वीकृति लेने के क्या करना चाहते हो, उन पर तो आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे। और परिवारवाद के आप इतने विरोधी, तो आप उन क्षेत्रीय दलों पे जहां परिवारवाद साफ साफ है, जहां हम सत्ता का उपभोग कर रहे परिवारवाद के आधार पर तमाम सारे नेता, आपने उनके बारे में तो कोई आलोचना नहीं की। और आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि विपक्ष जिंदा रहे, तो आप तो जो है लेकिन आप तो पहले ही घोषणा करते रहे कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस मुक्त भारत को साबित करने की बात, मुक्त भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात तो आप पहले से करते रहे। तो आप अगर आप विपक्ष के बिना सरकारें चलाने अपनी सरकार चलाना चाहते, अपनी निर्द्वंद जिसमें विपक्ष नाम की चीज ही ना हो, आप उसी के लिए काम कर रहे, तो फिर आपको तो फिर ये लोकतंत्र को समृद्ध करने वाला काम कहाँ रहा है? इतिहास तो ये आगे चल के आप अपने आप जैसा एक रास्ता बना रहे इतिहास में अपने मूल्यांकन कराने वाला, वो तो इतिहास तो आपको बहुत ज्यादा जो है कोसेगा आगे चलने वाला इतिहास। आप वो बहुत आप कालजयी अपनी उपलब्धियों को नहीं बना पाएंगे। आपको पता नहीं आपको इस बात का एहसास है कि नहीं। आप ईडी भी है, अरे ईडी का लोग बहुत स्वागत करते हैं। अगर ईडी की कार्रवाइयां केवल विपक्षी नेताओं तक, विपक्षी मुख्यमंत्रियों तक सीमित न होती, अगर उसमें आपके भी कोई मंत्री और आपके नेता भी जो है उन पर भी छापे पड़ रहे होते, तो लोग तो स्वागत करते कि बहुत ठीक है, वो एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए। लेकिन आप अपने नेताओं को पूरी आजादी दिए हुए, आपके यहाँ ऐसी संस्कृति आपने उसका विकास पार्टी के अंदर कर दिया जितना अटल बिहारी और आडवाणी के युग में, तो फिर भी शर्म और हया थी। नेता डरते थे विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ये शिकायत हमारे शीर्ष नेता तक नहीं पहुंच दी जाए कि हमने इतनी कमाई कर ली है। लेकिन आज कोई डर रह गया? आज तो एक तरीके से राम नाम की लूट जैसा मंत्र आपने सबको दे रखा कि पार्टी का हर जो है नेता वो दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ, और ईडी को ऐसी रतौंधी जी को छाई हुई है कि न तो आपके किसी अधिकारी का की बेशुमार दौलत उसकी निगाह में आ पा रही हो, ना आपके नेताओं की निगाह में दौलत आ पा रही है। और आप ईडी का केवल एक मकसद हो गया कि एक विपक्ष के विहीन बना देना पूरी राजनीतिक व्यवस्था को। ये तो एक तरीके, ये तो नहीं कहा जा सकता एक लोकतांत्रिक आचरण है। आप संसद का क्या महत्व रह गया? जब आप जो नीतिगत बयान है, संसद सत्र चल रहा है, तो आप उन बयानों को सदन के अंदर नहीं कहते, और आप सदन के बाहर जो है उनको उन बयानों को देने में आपको संकोच नहीं होता। मणिपुर की स्थिति के बारे में आपने, संसद चल रही थी, संसद के बीच में बाहर निकलते समय आपने टीवी कैमरों के सामने अपनी बात कह दी, लेकिन संसद को आपको निरादर करना था। संसद को आप ऐसा लगता है कि आप संसद को तुच्छ साबित करना चाहते थे, तो आपने संसद के अंदर वो बयान देना आपने गवारा कि पहले आप संसद में बयान देते, ये मांग मंजूर करना आपने गवारा नहीं किया। और अगर आपकी आलोचना कर रहे हैं प्रतिपक्षी नेता, तो आप माइक बंद करा देते। अरे वो कोई आलोचना में कोई असंसदीय शब्द कह रहे हो तब तो एक बात अलग है, लेकिन आप अगर वो संसदीय शब्दों में अगर आपकी आलोचना कर रहे, तो आलोचना करना तो विपक्ष के नेताओं का काम है। तो आप कैसे माइक बंद हो जाएंगे? इतनी बड़ी संख्या में आप सदस्यों को बाहर निकलवा देने का काम करें, तो आप विपक्ष से कैसी भूमिका की अपेक्षा करते कि आप जो फैसले लें, आप जो फैसले देश पर ला दें, वो बिल्कुल जो है उसके समर्थन के लिए विपक्ष के सदस्य सदन में आया करें? क्या आप ये चाहते हैं? ये तो लोकतंत्र के अनुरूप ये आपकी अपेक्षा तो नहीं कही जा सकती। आपने 10 साल में मीडिया का एक भी बार सामना नहीं किया। आप आखिर आप मीडिया के सामने क्यों नहीं करना चाहते? आप
मीडिया का इस ढंग से मीडिया का की अवहेलना करना, ये तो लोकतंत्र की अवहेलना की बराबर है। ये तो लोकतंत्र का निरादर है। अब कोई ये समझाए कि आपके खाते में जब इतनी उपलब्धियां हैं, आपने जो है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देश की सीमाओं को इतना मजबूत बनाने का काम किया, आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को की धाक को जमाने का काम किया है, और तमाम सारी आपने बड़ी तेजी से देश में विकास कार्य हो रहे हैं, और आपने विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने हेतु मतदाताओं को मानसिक रूप से तैयार किया है कि वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर देने को तत्पर हों। वो उस पर उफ नहीं कर रहे जितना आप एक से एक बढ़ के करारोपण करते। सवर्ण मानसिकता के बने रहते हुए आप उन धार्मिक जो है परंपराओं, धार्मिक प्रतीकों को मजबूती देने का काम हो रहा है सरकार में, कि जिससे सवर्ण मानसिकता और ज्यादा वर्ण व्यवस्थावादी मानसिकता और मजबूत। और इसके बावजूद भी आपकी जो सामाजिक न्याय के आपके जो कदम है, वो उनको स्वीकार करने का कदम वक्त की मांग के अनुरूप, उसके लिए आपने सवर्णों को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। ये सब कुछ आपकी बड़ी उपलब्धियां हैं, और 10 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो सका। अब आप केवल आप एक अगला साल ही पूरा रहेगा, तो अगले साल में तो आप अपने इस तरह की क्लेश अंदर के जितने भी वो हैं कुंठाएं हैं, उन सबको निकाल के आपको एक बड़ी खुले हृदय से, आपको विशाल हृदय से अब तो काम करना चाहिए। अब तो वो जो जैसे और लोकतंत्र को समृद्ध करने का काम करना चाहिए। पता नहीं मोदी जी का कोई सलाहकार है भी या नहीं, या वो किसी की सलाह को सुनना पसंद करते भी हैं या नहीं करते। क्या उनके शुभचिंतकों की कोई ऐसी कोठरी है, या केवल शुभचिंतकों के नाम पे वे लोग हैं जो सिर्फ उनके मन की बात सुनते हों, लेकिन अपने मन की बात उनके सामने रखने का अधिकार उनका ना हो। ये तो एक बुरी स्थिति है। निंदक नियति राखिए, मतलब कुछ निंदक न भी हो तो वो शुभचिंतक हो, वो शुभचिंतक अपने अगर उनकी तरफ से ये राय आनी चाहिए कि नहीं, अब आप विशाल हृदयता का परिचय दें। अब उस ढंग की आप जो है आप दुराग्रह से उबरने का काम करें, क्योंकि अब आपको इतिहास में बहुत ही शानदार तरीके से स्थापित होने का समय है आपके लिए। और इसको आप अगर जो है अगर आप इसको मंजूर करेंगे, इसको ऐसे सुझावों को स्वीकार करेंगे, तो जो आपकी जो उपलब्धियों पर अभी ग्रहण लग रहा है, काला ग्रहण लग रहा है, वो काला ग्रहण साफ होगा, और आपकी उपलब्धियों से जो आपकी प्रशस्ति है, जो आपका आभा मंडल है, वो और पूर्णतः बिल्कुल निर्मल और निर्दोष रूप से वो जो है वो देदीप्यमान बन पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।